आज हम लोग चर्चा करेंगे कोलाइड से संबंधित अगले टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन, पायस। तो इमल्सन या पायस के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये इमल्सन या पायस क्या होता है बच्चों? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोलाइडी निकाय होता है यह एक विषमांगी निकाय होता है। कोलाइड कैसा होता है? विषमांगी। तो अगर ये विषमांगी है तब हेटेरोजेनस, तो ये पायस भी क्या होगा? विषमांगी होगा। अब ये पायस होता क्या है? जब हम लोग दो ऐसे द्रव लेते हैं जो एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, यानी अमिलनशील होते हैं, तो अगर उन्हें आपस में मिला दिया जाए तब वे पायस कहलाते हैं। तो जो मिश्रण है वो पायस कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि जो दो अमिश्रणीय द्रव लिए जाते हैं उसमें एक कम मात्रा में होता है और दूसरा अधिक मात्रा में होता है। तो जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से एक द्रव के छोटे छोटे कण दूसरे द्रव में परिक्षिप्त होते हैं। अब ये जो दो द्रव लिए जाते हैं उनमें सामान्यतया एक द्रव जल होता है, वाटर, यानी एक जो होगा वह जल अवश्य होगा। अब बच्चों, जो ये पायस होते हैं तो एक अगर जल हो गया तो दूसरा क्या होगा? ऑयल, कोई भी तेल होगा, क्योंकि तेल जल में अमिश्रणीय होते हैं। तो अब मिल गया हमको दो अमिश्रणीय द्रव मिल गए। क्या मिल गया? एक जल और दूसरा क्या मिल गया? तेल। अब इस जल और जब तेल को मिलाते हैं और तो क्या बन जाता है? पायस बन जाता है। कभी कभी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भीगे हुए नहा करके हम लोग आते हैं, बाल भीगे रहते हैं और उसमें तेल लगा लेते हैं और उसके बाद कंघा करते हैं, तो कंघे पर एक गंदा गंदा द्रव, मटमैला द्रव दिखाई देता है। वह क्या है? वह एक पायस है, वह एक इमल्सन है। तो इमल्सन कैसे बना? दो अमिश्रणीय द्रवों के मिलने से। अब ये जो मिश्रण बनता है या इमल्सन बनता है, पायस बनता है, वो पायस दो प्रकार का होता है। तो पायस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप। अब यहां पर ऑयल इन वाटर टाइप का मतलब क्या हुआ? इसे बच्चों, जो ऑयल होता है वह परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करता है और जो वाटर होता है वह परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। तो ऑयल जो पहले लिखा जाएगा यानी वो क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था। वाटर W यानी कि परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। अब यहां पर तेल की छोटी छोटी बूंदें यानी ऑयल की छोटे छोटे बूंदें वाटर में परिक्षिप्त होती है और इस प्रकार से बना पायस ऑयल इन वाटर टाइप पायस या इमल्सन कहलाता है। अब जैसे बच्चों यहां पर उदाहरण है मिल्क, दूध का। मिल्क, दूध, दूध तो सभी लोगों ने देखा होगा। तो दूध में जो घी, घी का मतलब ऑयल, और पानी का इमल्सन है। यहां पर दूध में जल की मात्रा अधिक होती है
और जो घृत है, आयल है, उसकी मात्रा कम होती है। तो ये दूध किस प्रकार के पायस का एग्जाम्पल हो गया? ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप प्रकार के पायस का उदाहरण क्या हो गया? दूध। अब दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप। वाटर इन ऑयल। अब यहां पर बच्चों क्या है कि वाटर यानी जल ये परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में है, लेकिन ऑयल क्या है? ये परिक्षेपण माध्यम के रूप में है। तो वाटर कम होगा जबकि ऑयल क्या होगा? ज्यादा। ये हमेशा ध्यान रखना कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो होंगे उस वो मात्रा कम होगी और परिक्षेपण माध्यम की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये इस प्रकार का जो पायस होगा उसको क्या बोलेंगे? वाटर इन ऑयल टाइप, इमल्सन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों मक्खन, बटर। अब आप लोगों ने बटर या मक्खन देखा होगा, तो मक्खन में अधिकांशतः क्या है? ऑयल, घृत है, और उसमें ऑयल परिक्षिप्त रहता है। तो जल की मात्रा कम और घृत की मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा ज्यादा होती है मक्खन में। तो ये मक्खन किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन की। अब बच्चों प्रश्न ये है कि ये जो पायस बनते कैसे हैं? तो पायस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। मल्सिफिकेशन या इसको बोलते हैं पायसीकरण। अब पायसीकरण क्या है? जैसे एक द्रव ले लिया, फिर एक दूसरा द्रव ले लिया। ये दोनों द्रव क्या है? अमिश्रणीय है। कैसे हैं? अमिश्रणीय। अब इन्हें किसी पायसी कारक की उपस्थिति में जब मिलाते हैं तब ये क्या बन जाता है? पायस। तो पायस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पायसीकरण। पायस बनने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? पायसीकरण। तो यहां जब दो द्रवों को आपस में मिला करके पायस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम लोग पायसीकरण। अब यहां पर जो द्रव होंगे ध्यान रखना है कैसे होंगे? अमिश्रणीय। कैसे होते हैं? अमिश्रणीय। अब इसमें एक द्रव को कम मात्रा में लिया जाता है और एक द्रव को अधिक मात्रा में। तो जो द्रव कम मात्रा में लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो दूसरा द्रव होगा जो अधिक मात्रा में लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम। क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पर ये जो पायस बनता है ये अस्थाई नहीं होता। तो पायस को अस्थाई कराने के लिए, अस्थाई करने के लिए उसमें कुछ एजेंट मिलाए जाते हैं, अस्थाई कारक एजेंट। और उन्हीं अस्थाई कारक एजेंटों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पायसी कारक या इमल्सीफायर। पायसी कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमल्सीफायर बोलते हैं। अब ये जो इमल्सीफायर होते हैं ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। ध्यान रखना, ये जो पायसी कारक एजेंट होते हैं यह सामान्यतः द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। और ये द्रव स्नेही कोलाइड कौन से? जैसे साबुन है, सोप, जैसे डिटर्जेंट है या अपमार्जक इसको बोलते हैं। तो ये साबुन या डिटर्जेंट, अपमार्जक, इन्हें हम लोग पायसी कारक की तरह प्रयोग में लाते हैं। अब बच्चों एक और चीज समझना है कि ये जो द्रव होते हैं, तो अगर कोई द्रव है तो उस द्रव के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? संसंजक बल।
कौन सा काम करेगा? संसंजक बल। तो जब द्रव के अणुओं के बीच कार्य करने वाला संसंजक बल का मान इन दो द्रवों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, तब वह पायस अस्थायी होता है। ध्यान देना भाई, एक द्रव है तो उस द्रव के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? संसंजक, क्योंकि सभी समान अणु होंगे। तो अगर संसंजक बल का मान अधिक होगा तो इस द्रव के अणु और इस द्रव के बीच जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे? आसंजक। तो जब तक आसंजक बल का मान अधिक नहीं होगा तब तक वह पायस अस्थायी होगा, या दूसरे शब्दों में संसंजक बल का मान अधिक होने पर आसंजक बल की तुलना में पायस क्या होता है? अस्थायी होता है। तो ऐसे पायस क्या करते हैं, अगर हम लोग रख दें कुछ देर के लिए तो दो परत बना लेते हैं, यानी कि द्रवों के अलग अलग परत बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि संसंजक बल का मान अधिक है और आसंजक बल का मान कम है। तो पायसी कारक क्या करता है? किसी एक द्रव के कण पर अधिशोषित हो जाता है, जिससे द्रव की बूंदें आपस में मिलकर बड़े बूंद नहीं बना पाती। तो ये जो द्रव स्नेही कोलायड है जो पायसी कारक का कार्य करता है, यह मुख्य रूप से क्या करता है? किसी द्रव की सतह पर अधिशोषित हो जाता है और द्रव आपस में मिलकर के बड़ी बूंद नहीं बना पाती हैं, और इस प्रकार से वह पायस अस्थायी हो जाता है। अब बच्चों, पायस बनने की क्रिया क्या कहेंगे? पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। उसके अस्थायित्व को कौन बढ़ाता है? पायसीकारक या इमल्सिफायर। इमल्सिफायर में कौन लिए जाते हैं? द्रव स्नेही कोलायड, जैसे साबुन या डिटर्जेंट। ये क्या करते हैं? किसी एक द्रव की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और वे अधिशोषित होने के बाद क्या करता है ये? जिससे वे बड़े अणु नहीं बना पाते और वे अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग इसकी उल्टी प्रक्रिया पे आते हैं, क्योंकि जैसे कोई पायस बन गया और पायस बनने के बाद वह अलग अलग हो जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन, या इसको बोलेंगे विपायसीकरण। अब ये विपायसीकरण क्या है? ध्यान देना, डी इमल्सिफिकेशन या विपायसीकरण। तो जैसे ये पायस का पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तन विपायसीकरण कहलाता है। यानी कि पायसीकरण का उल्टा था। पायसीकरण में क्या हुआ था? दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर के पायस बनाया गया था। विपायसीकरण में क्या करते हैं? पायस को पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो विपायसीकरण की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये कई तरह से होता है। जैसे गर्म करके, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अभी मैंने बताया कि दूध क्या है? एक इमल्सन है। इसमें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। लेकिन जब दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये अलग अलग होने लगते हैं और उसमें से क्या निकलती है? फिर मलाई। तो मलाई क्या है? मलाई फैट है, ऑयल है। तो जो ऑयल दूध के साथ, यानी कि जल के साथ मिलकर के दूध में पायस बनाई थी, वह गर्म करने पर दूध से अलग हो जाती है और मलाई के रूप में बाहर निकल आती है। और जब ये पायस टूट जाते हैं तो जो मलाई है कहाँ आती? ऊपर क्यों आती है? क्योंकि जो मलाई है, फैट है, तो उसका जो घनत्व होता है वह जल के घनत्व से
कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि मलाई जो होती है वो जल से हल्की होती है। दूसरा है बच्चों ठंडा करके। ठंडा करके, ठंडा करके भी हम विपायशीकरण की क्रिया करते हैं। जैसे बच्चों पायस को अगर हम बहुत अधिक ठंडा कर दें तो भी वे अपने अवयवों में टूट जाते हैं। और तीसरा होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण या इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण, जैसे बच्चों अगर दूध से मक्खन निकालना होता है तो उसको एक पात्र में भर करके उसको तेजी के साथ घुमाते हैं। तो जब तेजी के साथ घुमाते हैं तो क्या होता है, ये मक्खन दूध से बाहर निकल आता है। तो दूध क्या था, एक पायस था जिसमें ऑयल इन वाटर टाइप, लेकिन जब उसको तेजी से घुमाया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो दूध से मक्खन अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण। अथवा नंबर 1 विद्युत अपघट्य मिलाने पर, विद्युत अपघट्य द्वारा, ये विद्युत अपघट्य द्वारा भी डिपायशीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चों साबुन की उपस्थिति में बने पायस में अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाए तब वह पायस टूट जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन जो पायसीकारक का कार्य करता है वह अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है, और जल अपघटित होने के बाद वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह अपने नेचर को खो देती है। तो जब साबुन जो पायसीकारक का कार्य करता है वह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, वो क्या किया, इसने विद्युत अपघट्य ने साबुन की प्रकृति को ही नष्ट कर दिया जल अपघटन के द्वारा, उसको वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया। तो जब पायसीकारक ही नहीं रहा, यानी उसका अस्थायी कारक एजेंट ही नहीं रहा जो उसको स्थायित्व प्रदान करता है, अगर वही नष्ट हो गया तो पायस भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। यानी पायस की प्रकृति भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। पायस भी क्या की, दो अमिश्रणी द्रव में परिवर्तित हो गई, बदल गई, यानी उसका भी क्या हो गया, विपायसीकरण हो गया, डीइमल्सिफिकेशन। तो अभी क्या देखा कि डीइमल्सिफिकेशन निम्न तरीके से हो सकता है, चाहे गर्म करके या उसको ठंडा करके या उसको अपकेंद्रण के द्वारा या विद्युत अपघट्य द्वारा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि इमल्सन क्या होता है, इमल्सन कितने प्रकार का होता है, पायसीकरण की प्रक्रिया क्या है, इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफायर क्या है, इमल्सीकारक क्या है, और डी इमल्सिफिकेशन पढ़ा, विपायसीकरण क्या है। तो आज इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद।